प्रिय विद्यार्थियों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 5। अध्याय का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। इसमें आज हम लोग जो बात करने वाले हैं उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तथा इनके गुणों पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, एक चुंबक के चारों ओर अपना एक चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान होता है। जैसे कि ये एक चुंबक है N और S। इस चुंबक के चारों ओर एक क्षेत्र होगा जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। इस चुंबकीय क्षेत्र में अन्य चुंबक को लेकर आने पर या कोई चुंबकीय पदार्थ को लेकर आने पर बल का अनुभव करता है। कल्पना कीजिए कि हमने एक एकांक उत्तरी ध्रुव लिया। तो एकांक उत्तरी ध्रुव को यदि हम इस चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होगा। तो मान लीजिए कि हमने एकांक उत्तरी ध्रुव को यहाँ रखा है, तो यह उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करेगा और वो इस दिशा में गमन करेगा। यदि वो एकांक उत्तरी ध्रुव गति करने के लिए स्वतंत्र है तो वो इस मार्ग का अनुसरण करेगा। आप उसको उठाकर लाइए, फिर यहीं रखिए तो वापस से वो इधर जाएगा। यदि हम उसे यहाँ रखते तो वह इस प्रकार से गति करता। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये थोड़ा सा कर्व क्यों बनाया है। जैसे जैसे वो नॉर्थ से दूर जाएगा वो इस साउथ के इन्फ्लुएंस में आएगा, यानी कि जो दक्षिण ध्रुव है वो उस पर बल लगाएगा, तो वो थोड़ा सा इस प्रकार से टेंड हुआ है, नीचे की ओर झुक गया है, सीधा न जाते हुए। यदि हम यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, ये इस प्रकार से गति करेगा 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 करने के बाद में ये गति करता हुआ यहाँ आ सकता है। यानी कि यहाँ पर रखा हुआ एकांक उत्तरी ध्रुव इस मार्ग का अनुसरण करके यहाँ आ जाएगा। आप कितनी भी बार रखिएगा वो इसी पथ पर गति करेगा, वो इसी मार्ग का अनुसरण करेगा। यहाँ रखेंगे तो वो इस मार्ग का अनुसरण करेगा, यहाँ रखेंगे तो इस मार्ग का अनुसरण करेगा, यहाँ रखेंगे तो वो इस मार्ग का अनुसरण करेगा। यदि आप यहाँ रखेंगे तो इस मार्ग का अनुसरण करेगा और इस प्रकार से गति करेगा। तो आप देख रहे हैं कि हम नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, कई सारी रेखाएं इस प्रकार से खींच सकते हैं। ये सारी रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। अब परिभाषा देता हूं मैं कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित ये रेखाएं कहाँ होगी, चुंबकीय क्षेत्र में ही होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक रेखाएं जिन पर स्वतंत्रता पूर्वक रखा हुआ एकांक उत्तरी ध्रुव गमन करता है, ऐसी रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। आम भाषा में हम इन्हें चुंबकीय बल रेखाएं भी कहते हैं, पर इसके लिए सही शब्द है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो ये सारी क्या बताई हमने, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित की हैं। और भी खींची जा सकती हैं, इन रेखाओं की कोई संख्या नहीं है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। इनके क्या गुण हैं इस पर बात कर लेते हैं हम। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये उत्तर ध्रुव से बाहर की ओर निकल रही हैं। सारे तीर के निशान किधर हैं, बाहर की ओर हैं, उत्तर ध्रुव से। और यदि दक्षिण पर बात करें तो ये दक्षिण ध्रुव पर पहुंचती हैं। तो ये कह सकते हैं कि चुंबक के बाहर ये उत्तर ध्रुव से बाहर की ओर निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव पर पहुंचती हैं, चुंबक के बाहर। किंतु आप ये मत सोचिएगा कि मैंने यहां तक बना के उसको छोड़ दिया है, इसका मतलब बस ये यहीं पर समाप्त हो गई। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर ध्रुव से उत्पन्न नहीं होती हैं, दक्षिण ध्रुव पर समाप्त नहीं होती हैं। यह चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करती हैं और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर गमन करती है। आप देखिएगा कि यहां पर इस प्रकार से मैं बना सकता हूं उसको। तो क्या कहा जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती हैं। ये कैसा है, बंद लूप है, जिसमें चुंबक के बाहर ये उत्तर से दक्षिण की ओर और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर आती है। अब इसके बाद दूसरे गुण की अगर हम बात करें तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं ना,
ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और तनी हुई अवस्था में रहती हैं, ये ढीली नहीं रहती। कोई भी क्षेत्र रेखा आप इस प्रकार से नहीं बना सकते कि एक क्षेत्र रेखा बना ली हमने, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। यह आप देखिए कि जैसे एक तनी हुई स्ट्रिप होती है ना, अगर अपन एक पतला सा तार ले लें और उसके दोनों सिरों को तान दें, या आपने देखा होगा पतंग के अंदर वो जो खिपच्ची लगी रहती है ना, वो कैसे तनी हुई रहती है, तो ऑलमोस्ट वैसी ही तनी हुई अवस्था के अंदर ये पाई जाती हैं। एक महत्वपूर्ण गुण है इनका कि ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास आ जाएंगी पर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, यानी कि इस प्रकार से इनका प्रतिच्छेदन कभी नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा कभी भी। अगला गुण अगर हम बात करें तो ये कहेंगे कि इन पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे अगर मैं इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा बना दूं, ये एक स्पर्श रेखा है, तो ये खींची गई स्पर्श रेखा इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी, अर्थात इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है। यदि यहां पर बनाएंगे तो यह स्पर्श रेखा इस प्रकार से होगी, यानी कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी। अर्थात कहा जा सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। अब आप इसको समझ लो कि यदि ये दो प्रतिच्छेद कर जाए तो क्या होगा, यहां पर एक रेखा, एक स्पर्श रेखा ऐसे और एक स्पर्श रेखा ऐसे हो जाएगी। इसका मतलब इस बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र एक साथ विद्यमान है, एक की दिशा ये है, दूसरे की दिशा ये है, जो कि संभव नहीं है। एक बिंदु पर एक ही चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो सकता है, उसकी दिशा भी एक ही होगी, तो यह इस कारण से संभव नहीं होता कि अगर प्रतिच्छेद करेंगी तो वहां पर दो चुंबकीय क्षेत्र एक साथ हम प्रकट कर सकते हैं। यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास हैं तो ये व्यक्त करती है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है, और जब ये दूर दूर होती हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। इसका मतलब आप देखिएगा कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र तुलनात्मक ज्यादा है और यहाँ पर तुलनात्मक कम है। तो जैसे जैसे ये दूर होंगी वैसे वैसे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाएगा। अर्थात चुंबक से दूर जाएंगे तो ये फैल जाएंगी और चुंबक के पास आने पर यह इकट्ठा हो जाएंगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गुण थे जिन पर हम लोगों ने बात किया। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। बहुत आसान सा प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किन्हें कहते हैं, परिभाषा दीजिए तथा इनके कोई 3 या 4 गुणों के बारे में बताइए। तो आप आसानी से इन 3-4 गुणों के बारे में व्याख्या कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं क्षण चुंबक तथा परिनलिका में तुलना पर। हम जानते हैं कि एक इस प्रकार का दंड चुंबक, इसको हम क्षण चुंबक कहते हैं। इसका ये उत्तरी ध्रुव है और यह दक्षिण ध्रुव है। तो यह दंड चुंबक या क्षण चुंबक कहलाता है। इसका ध्रुव प्रावल्य स्मॉल m से प्रकट करते हैं, इसकी प्रभावकारी लंबाई को 2l से प्रकट करते हैं और इसके चुंबकीय आघूर्ण को m बराबर स्मॉल m इंटू 2l से प्रकट करते हैं। तो ये क्षण चुंबक या दंड चुंबक के बारे में बात हुई है। अब अपन परिनलिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो पिछले अध्याय में, मतलब चौथे अध्याय के अंदर हमने परिनलिका के बारे में बात किया है। धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है गतिमान आवेश के कारण चुंबकत्व, उसमें ये बात आई थी हमारी। तो हम परिनलिका को भी समझ लेते हैं। तो परिनलिका क्या होती है, किसी कुचालक इस प्रकार की खोल के ऊपर जब तांबे के पृथक्कृत तारों को लपेटा जाता है इस प्रकार से और एक लंबी कुंडली बनाई जाती है। आप देखिएगा कि हमने एक खोल है, खोल का कोई विशेष उपयोग नहीं है, केवल उसको एक आधार प्रदान करने के लिए। तो जब तांबे के तारों को, पृथक पृथक तार हैं ये, इनको लपेट कर ऐसी एक लंबी स्प्रिंग नुमा कुंडली बना ली जाती है। तो इस स्प्रिंग नुमा कुंडली को हम परिनलिका कहते हैं। और इस परिनलिका में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है, यानी कि इसके चारों ओर भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत धारा के कारण से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, हम जानते हैं। तो वही यह चीज है कि परिनलिका में जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ देखिएगा कि ये विद्युत धारा इस प्रकार से इन सभी तारों में कुंडली के प्रवाहित होगी। तो इस प्रकार से धारा जब प्रवाहित होगी गोल 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 गोल, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा।
आपको ये भी ज्ञात होगा कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है इसकी दिशा को ज्ञात करने का एक आसान सा तरीका है ये वाला, ये N और ये S। अर्थात जब धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज हो तो नॉर्थ पोल बनता है, यानी कि घड़ी के सुई के विपरीत दिशा हो तो सामने वाला सिरा उत्तर ध्रुव बनेगा, और जब घड़ी के सुई की दिशा हो क्लॉकवाइज हो तो ऐसी स्थिति के अंदर साउथ पोल बनेगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, ये नॉर्थ बनेगा, ये साउथ बनेगा। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर धारा इधर से पीछे से आके अंदर से ऐसे आ रही है, तो जब ऐसे आ रही है तो मैं यहाँ खड़ा होकर देख रहा हूँ तो मेरी जो उंगली है यह इस प्रकार से गति कर रही है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल बनेगा जब धारा इस दिशा में इस प्रकार से प्रवाहित होगी। तो ये हमारी परिनलिका है, और इस परिनलिका के कारण से भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो हम इन दोनों की एक तुलना करना चाहते हैं कि क्षण चुंबक और परिनलिका में यदि हम तुलना करें तो क्या होगा। तो जैसे क्षण चुंबक के अंदर उत्तरी ध्रुव होता है, दक्षिण ध्रुव होता है, दोनों सिरों पर विद्यमान होते हैं, वैसे ही परिनलिका में भी आप देखिए कि एक सिरे पर उत्तर ध्रुव है, दूसरे सिरे पर दक्षिण ध्रुव है ना। यहाँ पर उत्तर ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है। ये मत सोचिएगा कि इसमें उत्तर इधर बना है तो इसमें इधर क्यों बना है। धारा की दिशा पलट दोगे तो ये उत्तर बन जाएगा, ये दक्षिण बन जाएगा। तो इसमें उत्तर दक्षिण ध्रुव सिरों पर होते हैं, इसमें भी उत्तर और दक्षिण ध्रुव कहाँ पाए जाते हैं, सिरों पर पाए जाते हैं। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि इसमें जो उत्तर ध्रुव है वो सदैव उत्तर ही रहेगा, जो दक्षिण है वो सदैव दक्षिण रहेगा, परंतु इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसमें धारा की दिशा पलट दोगे तो जो अभी उत्तर बन रहा था वो दक्षिण बन जाएगा, और जो दक्षिण बन रहा था वो उत्तर बन जाएगा, यानी कि इसके अंदर बनने वाले ध्रुव स्थायी नहीं है। ठीक, अब बात करें तो इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है यानी कि ध्रुव प्रावल्य है उसका मान नियत है। जो क्षण चुंबक बन गया, जितना शक्तिशाली बनना था वो है, पर यहां पर यदि आप धारा का मान बढ़ा दोगे तो इसकी शक्ति बदल जाएगी, इसका चुंबकीय क्षेत्र बदल जाएगा, इसका चुंबकीय आघूर्ण बदल जाएगा। अर्थात इसका चुंबकीय आघूर्ण तो स्थायी है क्षण चुंबक के लिए अगर कहें तो, पर इसका चुंबकीय आघूर्ण स्थायी नहीं है। वह निर्भर करता है कि धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, फेरों की संख्या कितनी है, इस कुंडली का जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो कितना बड़ा है, इन सब बातों पर निर्भर करता है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि इसमें यदि हम बात करते हैं तो चुंबक सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है सिरों पर, यानी कि ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये उत्तर ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज्यादा होती है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज्यादा होती है। परिनलिका के मामले में केंद्र के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान सर्वाधिक होता है, सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान केंद्रीय भाग से कम होता है। याद रखिएगा, थोड़ा सा उल्टा मामला है। मध्य भाग में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है, सिरों पर कम होती है। यहां पर सिरों पर ज्यादा होती है और मध्य भाग में कम होती है। ठीक, अब आइए अपन देख लेते हैं कि यदि ये एक छोटा चुंबक है, चुंबकीय द्विध्रुव है, तो चुंबकीय द्विध्रुव के कारण से जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है अक्षीय स्थिति में, हमने ये वाला व्यंजक निकाला था μ0/4 पाई ट्वाइस m/x³। ये आपको याद होगा, अपन ने पिछले वाले वीडियोस के अंदर इसे निकाला है कि एक चुंबकीय द्विध्रुव के कारण से अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है। यदि हम एक छोटी परिनलिका ले लें, छोटी परिनलिका, ये भी एक छोटा चुंबक लिया हमने, इसमें देखिएगा कि चुंबक की जो प्रभावकारी लंबाई है उसको हमने नगण्य मान लिया है। अगर हम छोटी परिनलिका लें तो छोटी परिनलिका के कारण से उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र होता है μ0/4 पाई 2 पाई n I r² बटे x² प्लस r² की घात 3/2। यदि
छोटी है परिनलिका यानी कि R को नगण्य माने, तो ऐसी स्थिति में B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0/4 2, ध्यान दीजिएगा पाई आर स्क्वायर को मैं कैपिटल A लिखना चाहता हूं, तो 2NIA, ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि जैसे अगर ये है तो ये इसकी त्रिज्या अगर R है तो A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो गया, तो इसकी जगह हमने A लिख दिया है। और नीचे क्या आ जाएगा, ये R नगण्य हो गया, वर्ग से ये वर्गमूल कट जाएगा तो 3 घात बच जाएंगी, यानी कि x की घात 3 आ जाती है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ये छोटे दंड चुंबक के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और एक छोटी परिनलिका के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। यदि आप इन दोनों को तुलना कर लें समीकरण 1 व 2 से, तो देखिएगा कि b की जगह b है, μ0/4 भी है, 2 भी है, x³ भी है, इसका मतलब m बराबर क्या आ गया, m बराबर NIA। ये किसी परिनलिका के चुंबकीय आघूर्ण को व्यक्त करेगा, तो किसी परिनलिका का चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M बराबर NIA होता है। N क्या है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। यहां पर एक्चुअली प्रति एकांक लंबाई के फेरों की संख्या नहीं है, ये कुल फेरों की संख्या है, सॉरी। तो इस छोटी परिनलिका में कुल फेरों की संख्या N, बहने वाली धारा का मान I और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, इन 3 बातों पर निर्भर करता है। तो मैंने आपसे पहले कहा था कि यदि धारा का मान बढ़ा देंगे तो M का मान बढ़ जाएगा, N का मान बढ़ा देंगे यानी कि फेरों की संख्या बढ़ा देंगे तो M का मान बढ़ जाएगा। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि अगर परिनलिका का अनुप्रस्थ काट बड़ा है तो ऐसी स्थिति में भी M का मान ज़्यादा होता है। तो यह छड़ चुंबक तथा परिनलिका के अंदर हमने क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं, इन दोनों पर बात किया है। तो आपको इन सब बातों को क्रमबद्ध तरीके से लिख लेना चाहिए। वैसे पुस्तक में भी आपको ये सारी बात मिल जाएंगी, पर यदि आप इस चीज़ को थोड़ा सा गंभीरता से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को 1 बार 2 बार अपनी कॉपी के साथ में पॉज करके थोड़ा रोक रोक कर आप नोट भी करते जाइएगा, क्योंकि हर बात को बोर्ड पर लिखना संभव भी नहीं होता और वो एक फिर बोरिंग हो जाएगा। एक्चुअली क्या है कि फिजिक्स के अंदर अगर हम हर चीज़ को बोर्ड के ऊपर लिख देंगे और एक एक वर्ड टू वर्ड लिखते हुए जाएंगे तो जितना हम एक्सप्लेन करते हैं बोलते हैं उतनी सारी बातों को बोर्ड पर नहीं लाया जा सकता। तो कुछ बातों को आपको सुनकर ग्रैस्प करना है, समझना है और कुछ बातों को नोट करना है। तो बोर्ड हमारा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पर जो चीज़ आती है वो आपकी कॉपी के अंदर जाना चाहिए। साथ में जो महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको मैं बहुत जोर देकर बोलता हूँ या धीरे से बोलता हूँ, थोड़ा सा स्पीड को कम करके बोलता हूँ, तो उन बातों को भी हमें नोट करना होता है। तो आज हम इतनी ही बात करते हैं, नेक्स्ट टाइम आगे मिलेंगे तो चुंबकत्व के बारे में और अधिक बात करेंगे। धन्यवाद।